हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकबर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सबका अकबर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं सरवर आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 8 की केमिस्ट्री। इसमें हम लोग मटेरियल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें अब तक हम लोग पढ़े क्या, लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वो चल रहा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स हम लोग पढ़ रहे थे और वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज का लेक्चर। केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़े थे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करता है। तो हम लोग देखे कि जब कोई मेटल हम लोग लेते हैं और इस मेटल को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, उस मेटल का ऑक्साइड बनता है। इसको हम लोग कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है। अब मेटालिक ऑक्साइड्स बनने का जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। अलग अलग मेटल्स अलग अलग कंडीशन पे रिएक्ट करता है, दैट शुड बी रिमेंबर्ड। भले ही प्रोडक्ट सब में मेटालिक ऑक्साइड बन रहा है लेकिन कंडीशन अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया था कि सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन विगोरसली एंड इमीडिएटली। रिएक्शन इज वॉइल। ठीक है। दैट इज़ वाई सोडियम एंड पोटासियम आर कैप्ड इन कैरोसिन, आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। ठीक है। ये हम पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम किस तरह से रिएक्ट करता है, या फिर कॉपर है, एल्युमिनियम है। दीज मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन विच मैनर। तो इसके लिए स्लाइट हीट की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम को हीट करना पड़ता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। कैल्शियम को हीट करना पड़ता है तब कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। इतनी बात हम लोग पढ़ चुके थे। इसी तरह से जिंक को आपको हीट करना पड़ेगा तब जिंक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। आयरन को आपको बहुत हीट करना पड़ेगा तब आयरन का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। इसके अलावे हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में। ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, दीज मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर यानी कि ये मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अगर ये बेसिक हैं इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इसका मतलब हुआ द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जब मेटालिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो आपका मिक्सचर तैयार होता है दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब वाटर सॉल्वेंट है। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ MO आर बेसिक। ठीक है। इट मीन्स इट changes red litmus paper into blue। आ रही बात समझ में। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। कौन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। दैट शुड बी रिमेंबर्ड। ठीक है। इतनी बात हम लोग कर चुके थे, मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ चुके थे। और हम लोग कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी पढ़े थे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या क्या था हमारे पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में 2 एग्जाम्पल मैंने लिया था। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में एक ZnO भी था। हमारी बात समझ में। इस ZnO को हम लोग एसिडिक भी बोलेंगे और बेसिक भी बोलेंगे। दिस इज एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ठीक है। ये एसिडिक कब होगा, जब इसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। एसिडिक कब होगा, जब इसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। फॉर एग्जांपल ZnO को बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। दिस इज योर बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस। तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये मैं बता दिया हूँ, शायद जिंकेट बताया था कि एल्युमिनेट बताया था। अच्छा ये बता चुके हैं आपको। Na2ZnO2 प्लस H2O ये हम पढ़ा चुके थे आपको। ठीक है। इसी तरह से ZnO एसिड हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, जब NaOH के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। ठीक है। ये एसिड है। अभी क्या हो जाएगा ये, अगर हम इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा और आपका बनेगा कोई सॉल्ट बनेगा। दैट्स वेरी सॉल्ट इज ZnCl2 प्लस H2O।
इसको हम लोग बोले थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, ठीक है। इसी रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही डिटेल आपको पढ़ाया हूँ क्लास 7 में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमारी बात समझ में? द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इतनी बातें हो चुकी थी लास्ट क्लास में। अब जो ये ऑक्साइड्स हैं, इन ऑक्साइड्स को वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे फर्दर, मैं दिखाया था रिएक्शन किस तरह से होता है। मेटालिक ऑक्साइड्स को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स प्लस वाटर, आपके पास कोई मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड्स को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। जैसा कि आप अगर Na2O को H2O में डिसॉल्व करेंगे तो बन जाएगा NaOH। आ रही बात समझ में? अगर आप K2O को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बन जाएगा KOH। दिस इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से CaO का एक और नाम है, इसको लोग कहते हैं चूना, ठीक है। इसी को लोग कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम एक सॉलिड सब्सटेंस है, जो ही इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये बनाएगा एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब तक ये लिक्विड है यानी कि एक्वस फॉर्म में है, जब तक वाटर में डिसॉल्व है तब तक इसका नाम है, यानी कि एक इस तरह का बनेगा और एक सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा इनिशियली ये बनेगा आपका, इनिशियली ये बनेगा। आफ्टर सम टाइम आपका CaOH होल 2 जो है ये सेटल डाउन हो जाएगा और ये सॉलिड बन जाएगा। जब तक ये लिक्विड है यानी कि एक्वस जब तक है तब तक इसका नाम है आपका लाइम वाटर। जब तक सॉलिड है जब तक एक्वस सॉल्यूशन है तब तक लाइम वाटर। जो ही ये सॉलिड हो गया, सेटल डाउन हो गया, तब इसको बोलेंगे हम लोग स्लैग्ड लाइम। इसको बोलते हैं हम लोग चूना पानी, और इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। दिस इज योर बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस हैं कि आप इसी तरह से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपके पास, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी कि मेटालिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये बातें थी, लिख लिया आप लोग? ओके। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ। हमेशा ये बात याद रखनी है कि सारे रिएक्शंस के प्रोडक्ट तो जनरल हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन होने के लिए कंडीशंस अलग अलग होंगे। कहीं हीट की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखते हैं दूसरा टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ मैटर्स विद वाटर। ठीक है, वाटर के साथ मेटल्स का रिएक्शन। तो हम लोग सोडियम से ही शुरू करते हैं, सोडियम और पोटाशियम दोनों का वाटर के साथ रिएक्शन का क्या हाल चाल होगा। चाहे सोडियम में वाटर डाला है या फिर पोटाशियम में वाटर डाला है, या फिर सोडियम को वाटर में डालें या पोटाशियम को वाटर में डालें, दोनों ही बहुत विगोरस रिएक्शन करता है। रिएक्शन जो होगा विगोरस होगा। विगोरस का मतलब क्या, लिटरल मीनिंग क्या, गुस्से के साथ रिएक्शन होगा। इतना गुस्सा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। प्रोडक्ट पहले क्या बनेगा, जो ही Na को वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये बनाएगा NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। और ये हाइड्रोजन गैस का रिलीज़ जो है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है। जो ही हीट रिलीज़ होती है, इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। ये हीट इसको क्या करता है, इग्नाइट कर देता है। इग्नाइट कर देता है मतलब इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाता है, जिसकी वजह से इट स्टार्ट्स
बर्निंग, ये जलना शुरू हो जाता है, प्रोड्यूसिंग फ्लेम। आ रही बात समझ में? जो हीट प्रोड्यूस होता है, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोधर्मिक, एक्सोधर्मिक रिएक्शन है ये, एक्सोधर्मिक रिएक्शन। एक्सोधर्मिक रिएक्शन बोलते किसको हैं? बहुत सारे रिएक्शंस, जो रिएक्शंस में एनर्जी का चेंजेस होता है, आपको बताया गया होगा कि जितने सारे केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होता है, एनर्जी कहीं बढ़ती है कहीं घटती है इन द फॉर्म ऑफ हीट जनरली। तो वो सारे केमिकल रिएक्शन जहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात आप याद रखेंगे, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इतना ज़्यादा रिलीज होता है कि इसको इग्नाइट कर देता है और ये जलने लगता है और फ्लेम प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जब आप सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं रिएक्शन बहुत विगोरस होता है और आग निकलती है। सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होगा, यहाँ बनेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, साथ में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा। ये हीट क्या करेगा? फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ये एरो अप का मतलब क्या है? गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, एरो अप का मतलब गैस रिलीज हो रही है। ये हो गया, ये विगोरस रिएक्शंस होंगे, विगोरस रिएक्शन होगा। दूसरी बात, प्रोड्यूसेस फ्लेम, फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, दोनों ही। ठीक है, अब हमारे पास अगला है कैल्शियम। कैल्शियम को जब वाटर में डालेंगे, जो ही कैल्शियम को वाटर में डालेंगे, कैल्शियम का रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इतना ज़्यादा हीट इसमें रिलीज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन क्या होता है? कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, प्रोडक्ट सेम बनता है, इसमें बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, दोनों ही कंडीशन में वाटर नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल वाटर है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब नो हीट इज रिक्वायर्ड। हेयर ऑल्सो यू हैव नॉर्मल वाटर। आ रही बात समझ में? नो हीट इज रिक्वायर्ड। कैल्शियम वाटर में डालेंगे, रिएक्शन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, साथ में हीट एनर्जी भी होगा। लेकिन ये हीट इतना कैपेबल नहीं है कि इसको इग्नाइट करके इसको जला दे। लेकिन ये हाइड्रोजन क्या करता है? ये हाइड्रोजन जो ही कैल्शियम को डालेंगे ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होना शुरू हो गया। ये हाइड्रोजन की वजह से आपका जो कैल्शियम जो आप डाल रहे हैं, ये कैल्शियम सरफेस में फ्लोट करना शुरू कर देगा। क्यों? ये हाइड्रोजन गैस बीकर से ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से ये कैल्शियम को डूबने नहीं दे रहा है। मतलब द रिलीज हाइड्रोजन गैस इज रिस्ट्रिक्टिंग कैल्शियम टू सिंक इन द वाटर। कैल्शियम को वाटर में डूबने से वो बचाता है। इसका मतलब इस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या है? पहली बात कि रिएक्शन लेस विगोरस, लेस विगोरस, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है। हीट जहाँ पर रिलीज हो जाए वो एक्सोथर्मिक है। ओके, कंटेनर पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, आप हीट रिलीज करें, बाहर निकलेगा तो कंटेनर गर्म हो जाएगा। लेस विगोरस रिएक्शन है, थोड़ा धीरे होता है, लेस विगोरस, है ना। कैल्शियम फ्लोट्स, ये इसका ऑब्जर्वेशन है। कैल्शियम फ्लोट्स ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। रिमेंबर दिस, याद रहेगी बात। ये तीनों मेटल का स्पेशल रिएक्शंस है, आप इसको याद रख सकते हैं। इन दोनों में हाइड्रोजन जलने लगता है। ठीक है, हाइड्रोजन जलने लगता है और इस कंडीशन में कैल्शियम सरफेस पे फ्लोट करता है। दिस हीट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बर्निंग हाइड्रोजन, बट दिस हाइड्रोजन इज़ कैपेबल ऑफ अलाउइंग कैल्शियम टू फ्लोट ऑन दी सरफेस। याद रहेगी बात। अब हम लोग देखते हैं और भी कुछ मेटल्स, जिसका कुछ इसमें से हम लोग मैग्नीशियम पढ़ेंगे, जिंक पढ़ेंगे। इससे मैग्नीशियम पढ़ते हैं पहले कि मैग्नीशियम के साथ कैसा रिएक्शन होगा। अब तक नॉर्मल वाटर, अब तक क्या था? नॉर्मल वाटर था। लेकिन अब जो रिएक्शंस हैं मेटल्स के साथ, ये नॉर्मल वाटर के साथ नहीं होगा। मैग्नीशियम है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। दिस वाटर शुड बी हॉट। वाटर को गर्म करेंगे, मैग्नीशियम को उसमें मिलाएंगे, प्रोडक्ट सेम बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आ रही बात समझ में? इसी तरह से जिंक है।
ठीक है, जिंक को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, इसको हॉट करेंगे। इसमें दो कंडीशन में रिएक्शन होता है, इन दोनों को अगर आप हीट करेंगे, इसको रेड हॉट बना देंगे, इसका वेपर बना देंगे, तो रिएक्शन के कंडीशंस कुछ और हो जाते हैं। लेकिन हम लोग नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं और बनेगा आपका प्रोडक्ट ZnOH होल 2 प्लस H2 गैस यहाँ पर भी रिलीज़ होगी। यहाँ पर भी हॉट वाटर है। ओके, आयरन के साथ रिएक्शन देखिए, आयरन के साथ रिएक्शन कराने के लिए पहले आयरन को बनाना पड़ेगा रेड हॉट। ठीक है, इस रेड हॉट आयरन से आप वाटर को डायरेक्टली पास नहीं करेंगे, वाटर क्या होना पड़ेगा, गैसेस स्टेट में होना पड़ेगा। मतलब वाटर क्या होगा, यहाँ भी लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड, इससे पहले भी लिक्विड था, कहीं नॉर्मल था कहीं हॉट था, लेकिन यहाँ पर वाटर गैसेस स्टेट में होगा। और जब वाटर गैसेस स्टेट में होता है इसको बॉयल करते हैं, इसी को आप कहते हैं स्टीम। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या होगा, रेड हॉट आयरन से जब स्टीम को आप पास करेंगे, जब रेड हॉट आयरन से स्टीम को पास करेंगे, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, G स्टैंड्स फॉर गैस, इसलिए ये स्टीम है। रेड हॉट आयरन से जब स्टीम को पास करेंगे तो यहाँ पर एक ऑक्साइड बनता है जिसका नाम है Fe3O4। ये नॉर्मल ऑक्साइड से बिल्कुल डिफरेंट है, इसका नाम है फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड। दिस इज फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज होती है। याद रहेगी बात, ये रिएक्शन का कंडीशन। तो ये कुछ मेटल्स है जिसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कर रहे हैं। ओके, अब एक रिएक्शन होता है आयरन का। नॉर्मल जब आप एटमॉस्फेयर में आयरन को एक्सपोज करते हैं तो ये आयरन क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है और वाटर से भी रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन को आप कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको याद होगा, दिस इज़ वेरी स्पेशल रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। ये बहुत ही हार्मफुल रिएक्शन है, ये अनवांटेड रिएक्शन है। ये रिएक्शन कोई चाहता नहीं है, रस्टिंग ऑफ आयरन नो वन वांट्स। कोई नहीं चाहता है कि आयरन का रस्ट हो। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन धीरे 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 क्या हो जाता है, उसका सरफेस धीरे धीरे कोरोड हो जाता है एंड आयरन आर्टिकल्स का डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से लोग नहीं चाहते हैं कि रस्टिंग हो। आ रही बात समझ में? रस्टिंग भी एक केमिकल रिएक्शन है जो होता है, मैं उसको भी लिख दूँ। फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड पर थोड़ा बात कर लें। फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड में दो अलग अलग ऑक्साइड्स हैं। जब FeO लिखते हैं, दिस इज योर फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। अब जब लिखते हैं Fe2O3, ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब इन दोनों को मिला के एक मिक्स्ड ऑक्साइड बन गया, यही आपका हो गया फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड। यानी कि फेरस ऑक्साइड भी है और फेरिक ऑक्साइड भी, दोनों का मिक्स्ड एक कंबाइंड ऑक्साइड बन गया, दैट इज़ फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड। नाम अगर आपको लिखने बोले, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ख्याल से सब लोग नाम लिख सकते हैं, तब भी मैं एक नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, इससे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल रिएक्शंस। इसमें हम बताएंगे आपको रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आप चाहते नहीं लेकिन हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये होता कैसे है, अब आयरन आर्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस और वाटर वेपर से कहाँ से आ रहा है, ये एटमॉस्फेयर से। यानी कि जब इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं, ठीक है, ये कब होगा, जब इसके सरफेस पे कोई कलर नहीं होगा, कोई ग्रीस लगा हुआ नहीं होगा, यानी कि कांटेक्ट में आ सकता है। जो ये ऑक्सीजन और वाटर वेपर इसके कांटेक्ट में आता है, इसके सरफेस में एक रेडिश ब्राउन लेयर बनता है। कौन सा लेयर बनता है, रेडिश ब्राउन लेयर बनता है। इसी रेडिश ब्राउन को लोग कहते हैं कि ये रस्ट है, एंड दिस वेरी रस्ट इज़ नथिंग बट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होंगे, इसी को लोग कहते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, हाइड्रेटेड, मतलब वाटर मॉलिक्यूल। एक्स मतलब ये नंबर वेरी करेगा, एक्स कैन बी वेरीड अप ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, याद रहेगी बात। इसी तरह से ये रस्टिंग हो गया। इसी तरह से आपके जो कॉपर आर्टिकल्स होते हैं, कॉपर आर्टिकल्स में भी कोरोजन होता है, इसमें भी कुछ लेयर चढ़ते हैं। ये भी मैं बता दूं आपको, कॉपर आर्टिकल्स में किस तरह का लेयर चढ़ता है। कॉपर वेसल्स को जब आप मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करते हैं लंबे समय के लिए,
ठीक है, इसको उसमें ग्रीन कोटिंग चढ़ती है, ये भी हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हार्मफुल है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है, कॉपर में ग्रीन कोटिंग चढ़ती है। कॉपर आपके पास है, कॉपर का कोई बर्तन होगा कोई, इसमें उसको जब आप लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तब ये दो चीज़ों से रिएक्ट करता है, एक एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और दूसरा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वाटर से रिएक्ट करता है। आज समझ में आ रही है? वाटर से रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्ट करता है ये, और ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन के फलस्वरूप, आ रही बात समझ में, जब ये रिएक्शन होता है यानी कि कॉपर आर्टिकल्स को लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब आप एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं, कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए? मॉइस्ट, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में जब H2 है मतलब वो मॉइस्ट है। ये रिएक्शन कोई चाह नहीं रहा है लेकिन हो रहा है, इससे आर्टिकल्स ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। ग्रीन कोटिंग जब इसमें आ जाएगी उसका सरफेस धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा और वो उसका लेयर धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा, तब बनता है आपका CuOH2, दैट इज़ योर कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं हम लोग क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। दिख रहा है आपको यहाँ पर? प्लस क्यूप्रिक कार्बोनेट, प्लस क्या बनता है? क्यूप्रिक कार्बोनेट। एंड इन दोनों के मिक्सचर से एक ग्रीन कोटिंग बनती है, यही है ग्रीन कोट। आ रही बात समझ में? दिस इज द ग्रीन कोट ऑन दी कॉपर आर्टिकल्स एंड दीज आर नॉट बेनिफिशियल। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कोरोजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन। किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन। याद रहेगी बात, क्लास 7 में आप पढ़े रस्टिंग को कैसे कैसे रोक सकते हैं। हो सकता है इस क्लास में भी बाद में हम लोग डिस्कस करें। तो ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हो गए, दैट शुड बी रिमेंबर्ड। दीज आर द अनवांटेड रिएक्शन। कोरोजन क्या है? अनवांटेड, अनवांटेड रिएक्शन, और ये हार्मफुल है हमारे लिए, नहीं इकोनॉमिकली। हार्मफुल इन व्हाट सेंस? इकोनॉमिकली। जाहिर सी बात है, जब रस्टिंग हो जाएगा, ग्रीन कोटिंग आ जाएगी, तो धीरे धीरे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेस करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रिएक्शंस हो गए मेटल्स के, वाटर के साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा, और कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हो गए। अब और भी हमारे पास बहुत सारे मेटल्स के रिएक्शंस हैं, अभी हम लोग 1 बाय 1 करते रहेंगे। डोंट वरी, आपको परेशान नहीं होना है। थक तो नहीं रहना आप लोग? थक रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड के साथ रिएक्शन। एसिड के साथ मेटल किस तरह से रिएक्ट करता है। रिएक्शन ऑफ, तीसरा रिएक्शन जो बहुत ही स्पेशल है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। जनरल रिएक्शन क्या है कि किसी मेटल को हम लोग डायरेक्टली एसिड में नहीं डालेंगे, डाइल्यूट एसिड में डालेंगे। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड का मतलब एसिड कम है, वाटर ज़्यादा है, ठीक है। डाइल्यूट एसिड का मतलब वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, एसिड का अमाउंट कम है। तो सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? एक कंपाउंड है जिसका नाम है सॉल्ट, और सॉल्ट नाम नहीं है, सॉल्ट एक जनरल कैटेगरी का नाम है, ठीक है। उसमें बहुत तरह के कंपाउंड्स आते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दिस इज़ योर जनरल फॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम। हालांकि सोडियम और पोटाशियम को लिया नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों हाईली रिएक्टिव है, और डाइल्यूट मतलब वाटर है, और जहाँ वाटर होगा वहाँ रिएक्शन विगोरस हो जाएगा, आपका कंटेनर फटने का चांस है। तो इन दोनों को हम लोग रिएक्शन में जनरली लेते नहीं हैं। हम लोग जनरली लेते हैं जिंक को, हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम को। आ रही बात समझ में? हम लोग और भी मेटल्स लेते हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, हम लोग जिंक और मैग्नीशियम को लेके चलते हैं, ठीक है। डाइल्यूट HCl ले लिया हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ले लिए डाइल्यूट, यहाँ भी ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है, तो बन जाएगा ZnCl2 जो एक सॉल्ट है, और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ बनेगा MgCl2
और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ध्यान रहे सोडियम और पोटाशियम क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि डाइल्यूट है मतलब वाटर, और वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए ये रिएक्शन में शामिल नहीं करते हैं, लैब में ये रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, आप फिर जिंक का रिएक्शन करा दें आप, डाइल्यूट H2SO4, ये क्या है, H2SO4 इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पर भी, साथ में आपका बनेगा जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा ZnSO4। इसी तरह से मैग्नीशियम का रिएक्शन आप कर सकते हैं। मैग्नीशियम का रिएक्शन आप खुद लिखेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप खुद लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक स्पेशल रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है, स्पेशली देखेंगे आप, नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जिंक है, ठीक है, जिंक है, इसका आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर ये डाइल्यूट है तो रिएक्शन में कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, इसमें क्या रीज़न है ये बाद में आप जानेंगे, लेकिन यहाँ पर बनेगा कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट, ZnNO3 ये तो प्रोडक्ट सही हो गया, और एक बनेगा H2O, ठीक है, और साथ साथ बनेगा N2O। आ रही बात समझ में, हाइड्रोजन गैस बन ही नहीं रहा है, ये स्पेशल रिएक्शन हो गया। लेकिन मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे HNO3 का, ये फिर एक स्पेशल रिएक्शन और हो गया। मैग्नीशियम के साथ डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन अगर कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा MgNO3 दिस इज़ योर जिंक नाइट्रेट, दिस इज़ योर मैग्नीशियम नाइट्रेट। ऐसा क्यों हो रहा है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, इसलिए नाइट्रेट को 2 होना पड़ता है। ये सब हम 7th क्लास में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, लेकिन इस बार फिर से हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का एक सीरीज़ बनाएंगे, उसमें आपको सिखाएंगे ये चीज़, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज़ होती है। ठीक है, तो बाकी मेटल्स के साथ इस तरह के रिएक्शंस होंगे, लेकिन मैग्नीशियम के कंडीशन में ऐसा रिएक्शन फिर सेम रिएक्शन हो जाएगा। याद रहेगी बात। तो नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा स्पेशल केस है, कहीं पर सेम रिएक्शन होता है, कहीं पर थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन होता है। दिस इज़ योर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज़ वाटर, दिस इज़ जिंक नाइट्रेट। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। याद रहेगी बात। अब और एक रिएक्शन है, जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करा दिए तो बेस के साथ भी रिएक्शन कराएंगे, जाहिर सी बात है। तो सारे मेटल्स बेस के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है, कुछ ही मेटल्स हैं, उसमें से आपका सोडियम है जो बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब कौन से बेस के साथ रिएक्शन, सारे बेस के साथ रिएक्शन नहीं होगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा। NCERT ने इस बात को डिस्कस भी किया है और कहा है कि क्या देख लेते हैं हम लोग NCERT ने क्या कहा है। अच्छा, एक बात है, इससे पहले ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ होती है इसकी जांच कैसे की जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होगा, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। बिफोर गोइंग टू द रिएक्शन ऑफ मैटर्स विद बेसेस, हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ H2 गैस, इसका टेस्ट क्या है। ठीक है, तो H2 गैस जहाँ से रिलीज़ होगी, इसमें हम लोग क्या लेके जाएंगे, एक माचिस की तीली है, ठीक है, ये जल रहा है, ठीक है, जूँ ही जल रहा है, इसके पास जूँ ही लाएंगे ये गैस जूँ ही यहाँ आएगा, ये माचिस की तीली पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये पॉप साउंड का मतलब क्या है कि ये जो जलने की गति है, द बर्निंग रेट इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अब किसको जला रहा है, H2 जल रहा है। पहले माचिस की तीली जल रही थी, लेकिन इस माचिस की तीली की फ्लेम के कांटेक्ट में कौन आया, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो आया, इट प्रोड्यूसेस व्हाट काइंड ऑफ साउंड, पॉप साउंड, एंड दिस इज द लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। इट मीन्स जब आप हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे, यानी कि टेस्ट क्या करेंगे, एक मोमबत्ती को लेकर जाएंगे, फिर जलता हुआ माचिस की तीली को लेकर जाएंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो गैस खुद जलने लगेगा। दैट इज़ द केमिकल टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। आ रही बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेसिस के साथ रिएक्शन में देखना चाह रहा था कि बेस के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है।
मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बस सारे बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, कुछ के साथ कर रहा है। उसमें से एक स्पेशल दिया गया है, क्या? नॉन मेटल्स का बेस के साथ रिएक्शन कैसा दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे जनरली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। ठीक है, जनरली रिएक्ट नहीं करता है, बट कुछ रिएक्शंस हैं जो हम बता रहे हैं। बट कोई भी मेटल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिंक ले रहे हैं, इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फिर मैग्नीशियम ले रहे हैं। चलिए मैग्नीशियम लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, मैग्नीशियम के सॉलिड्स को इसमें डालेंगे और आप हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे, यानी कि यहाँ हीट इज़ रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है, यानी कि ये हीट कर रहे हैं इसको आप, और मैग्नीशियम को डाल रहे हैं। जो इसमें डालेंगे तो आपका बन जाएगा, अच्छा ये रिएक्शन किसके साथ है? सारे के साथ तो नहीं है, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन नहीं है, सॉरी, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन दिया गया है और जिंक के साथ दिया गया। सारे के साथ नहीं होता, हमने पहले ही कहा है स्पेशल है, इसलिए याद रखने में दिक्कत होती है। तो आप एल्युमिनियम का एक जो रिएक्शन ऑथेंटिक है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एल्युमिनियम और जिंक का रिएक्शन ऑथेंटिक है, तो बन जाएगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट, Na2Al2O3, दिस इज योर सोडियम एल्यूमिनेट। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के रिएक्शंस आप देखेंगे। इसी तरह से आप जिंक का रिएक्शन करा सकते हैं, NaOH के साथ एक्वस सॉल्यूशन लेंगे इसका आप, और इसको करेंगे हीट और उसमें डालेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स को, तो बन जाएगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। फिर से ये हो गया सोडियम जिंकेट। और मैं फिर से आप लोग को कह रहा हूँ कि इन दोनों के फॉर्मूला को आप चेक कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे आप, इसको भी आप चेक कर लेंगे कि ये दोनों सही है या नहीं है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ओके गाइस, तो हमारा सारे मेटल्स के रिएक्शंस हो गए, केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और नॉन मेटल्स के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, पीस आउट।